हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज के क्लास में हम करेंगे हिमाचल जीके के मेंस के क्वेश्चंस जो लगभग 100 के अराउंड है, लेकिन देखते हैं कितने का क्वेश्चन हो पाएंगे। मोस्टली हम हिमाचल जीके का हर एक सेक्शन छुएंगे, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको अलाइड की लिस्ट में मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन है ये, तो इसमें से आपका मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से इसकी जो पीडीएफ है हम आपके कोर्स में ऐड कर देंगे, वहाँ से इसको देख लीजिएगा। So let's start with the first question, that is classify Himachal relief features and their characteristics। यानी कि हिमाचल प्रदेश के, राहत नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे उच्चावच जो आकृतियां हैं और उनकी विशेषताओं का वर्गीकरण करते हुए। अब देर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन रिलीफ फीचर एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीजन। उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा मोटा आप रख लीजिए। जहां पर रिलीफ फीचर है हम बात करते हैं सिर्फ हाइट की, या ऊंचाई की हाइट पर कौन है, उससे नीचे की हाइट पर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल को 3 रिलीफ फीचर्स में डिवाइड किया गया है। वी हैव 3 रिलीफ फीचर्स, उनको डिवाइड किया गया। पहला है हाईएस्ट रिलीफ फीचर, दूसरा है मिड हाई रिलीफ फीचर और तीसरा है लो रिलीफ फीचर। तो इनमें अंतर क्या है? हाई कौन सा हो गया? जिसकी हाइट लगभग 5100 मीटर से ऊपर की है और उस पर आपका किन्नौर वाला पोर्शन, शिमला कुल्लू वाला जो पोर्शन है वो मिलता है। और इसमें आपको मेजरली जो पासेस हैं, ग्लेशियर है, वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि बहुत हाइट पर है तो पास करने के लिए हमें, इनको क्रॉस करने के लिए हमें पासेस की जरूरत पड़ती है, और आप लगातार यहाँ पर बर्फबारी पड़ती रहती है। दीज एरियाज ऑल्सो सपोर्ट लिमिटेड एग्रीकल्चर, जो हाँ हमें देखने को मिलती है। मिड वाला जो एरिया है, यहीं पर आपको सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज देखने को मिलती है, दिस मिड एरिया। क्लियर? जो आपकी हाइट लगभग आपको देखने को मिलती है 2400 से लेकर 3300 मीटर के आसपास। चंबा, बड़ा बंगाल, लाहौल एंड स्पीति का जो लोअर वाला एरिया है, सपोर्ट फॉरेस्ट हॉर्टिकल्चर, पर्टिकुलरली एप्पल ऑर्चर्ड्स एंड मेडिसिनल प्लांट। इसमें जो कुल्लू वाला एरिया है, कुछ एक मंडी वाला एरिया हो गया, वो भी इसमें ही आता है आपका मिड हाई रिलीफ जोन वाला। फिर है आपका लो, यानी कि 2400 मीटर से कम की हाइट वाला, 2400 मीटर की कम वाला हाइट, जो आपका कांगड़ा हो गया है, हमीरपुर का लोअर पोर्शन, सोलन, बिलासपुर, जहां पर गर्मी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एंड प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है, जैसे कि वीट, मेज एंड राइस, वो आपको देखने को मिलता है। गेहूं, मक्का, चावल इस लोअर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। क्लियर? वी हैव सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अब ये डाइवर्स climatic and vegetational pattern arise from the relief variation। डाइवर्स क्लाइमेटिक एंड वेजिटेशनल पैटर्न किस वजह से? रिलीफ फीचर से। इस रिलीफ वेरिएशन से, उच्चावच स्थिति के कारण हमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, अलग अलग क्लाइमेट महसूस करने को देखने को मिलता है। सोलन वाले एरिया में आपको क्लाइमेट कुछ और मिलेगा, वैसे ही आप शिमला की तरफ आएंगे तो क्लाइमेट कुछ और मिलेगा, कुल्लू की तरफ जाएंगे तो क्लाइमेट कुछ और मिलेगा। वो किस वजह से? इस वेरिएशन की वजह से, रिलीफ वेरिएशन की वजह से। एंड हाई एल्टीट्यूड क्रिएट्स आइसोलेशन फॉर मेनी विलेजेस, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी टू एसेंशियल सर्विसेज। क्लियर? तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है यहीं से कुछ क्वेश्चन आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज टोपोग्राफी इंपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। अब ये टोपोग्राफिकल डेवलपमेंट है, टोपोग्राफिकल हमारा डिवीजन है हिमाचल प्रदेश का। तो ये डेवलपमेंट में किस तरीके से बाधा उत्पन्न करते हैं? यह स्थलाकृति हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास को कैसे प्रभावित करती है? याद रखिएगा, कुछ एक पोर्शन आपको खुद से भी इसमें ऐड करना है, जो कि बहुत इंपैक्टफुल रहेगा आने वाले समय में जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? आई होप यहां तक आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो हमने कहा कि जो स्थलाकृतियां हैं वो बुनियादी ढांचे के विकास को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। अब जहां पर स्थलाकृति अगर बात की जाए, स्टीप स्लोप है, यहां पर लैंडस्लाइड या सॉइल इरोजन होता रहता है। आप स्टीप स्लोप्स है, उसमें सड़कें बनाना बहुत मुश्किल है। अब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा जाती है। हर जगह पर सड़कें तो है नहीं, कहीं पर पीठ में ले जाना पड़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है। टाइम इंटेंसिव, कॉस्टली एंड टाइम इंटेंसिव है, उसके लिए टाइम लगता है। उन्नत इंजीनियरिंग समाधानों की आवश्यकता होती है। आप यही सोलन वाला जो एनएच देख लीजिए, वहां पर स्टीप स्लोप्स हैं और बार बार लैंडस्लाइड या सॉइल इरोजन आपको देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंट इवेंट डिस्टर्ब कनेक्टिविटी एंड डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, नेसेसिटेटिंग कांस्टेंट मेंटेनेंस एंड जो रिपेयर हमें लगातार इसमें करना पड़ता है। किस वजह से? इन सभी वजहों से। क्लियर? तो खड़ी ढलान हो गई, भूस्खलन और मृदा क्षरण हो गया। लिमिटेड फ्लैट लैंड है हमारे पास। फ्लैट लैंड कहां पर? जैसे कुल्लू वाला एरिया कुछ फ्लैट लैंड देखने को मिल रही है, सोलन वाला एरिया है, या आगे बिलासपुर की तरफ जाए तो लिमिटेड है हमारे पास फ्लैट लैंड। आप शिमला की तरफ आइए, आपको पहाड़ियां ही पहाड़ियां देखने को मिल रही है। तो पहाड़ियां पहाड़ियां आप इंडस्ट्रियल का सेटअप कहां पर करेंगे? वहां पर, है ना? तो दैट लीड्स टू हायर कॉस्ट ऑफ द लैंड डेवलपमेंट। वी हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिलती है, चाहे वो कुल्लू एरिया हो, शिमला वाला हो, लाहौल स्पीति, किन्नौर। तो यहाँ पर
हैवी रेनफॉल होता रहता है, एंड मानसून हिंडर्स ईयर्स राउंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें ये बर्फबारी हो, मानसून जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं द रिसेंट एग्जांपल ऑफ द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, या कहीं और का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, शिमला का दे दीजिए, किस तरीके से नेचुरल डिजास्टर यहाँ पर डेवलपमेंट में बाधा बनते हैं। वी हैव सम रिमोट विलेजेस जो आइसोलेशन में हैं, उन तक बेसिक जो सर्विसेज हैं, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, एजुकेशन की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, पहुंचानी मुश्किल होती हैं। आपने बार बार देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, जहां पर बच्चे हैं, पुल एक लकड़ी का छोटा सा पुल है, उसको क्रॉस करके स्कूल जा रहे हैं, या फिर कुछ एक विलेजर जो है कंधे पर किसी महिला को ले जा रहे हैं, पेशेंट्स को ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। तो बेसिक फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये टोपोग्राफी जो हिमाचल प्रदेश की है वो हमारे डेवलपमेंट में एक बाधा कैसे बनती है, आपको ये बताना है। बेनिफिट भी है लेकिन उसके अपने कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट द मेजर क्लाइमेटिक जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड देयर फीचर। हमारे पास क्या है, क्लाइमेटिक जोन। कौन कौन से क्लाइमेटिक जोन है भैया? एक है हमारे पास ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। दूसरा हमारे पास है मिडिल टेम्परेट जोन। मिडिल टेम्परेट जोन, मध्य समशीतोष्ण जोन, एक हायर अल्पाइन जोन हो गया। फिर हमारे पास कोल्ड एंड ड्राई जोन है। फिर हमारे पास दिस इज द क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। आपको क्वेश्चन आ जाएगा इतना ही, जो क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल जवाब उसी का देना है। यू कैन गिव अ स्मॉल हेडिंग जो आप यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर एक तरीके से कि आप आगे क्या बताना चाह रहे हैं, सीधे मत लीजिए, लिख दीजिएगा कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन है। क्लियर है? आपने लिख दिया पहला जोन उष्ण कटिबंधीय जोन है। यहाँ पर होता क्या है, हॉट समर्स एंड हाई रेनफॉल, हॉट समर्स एंड हाई रेनफॉल होती है अप टू 1500 जो एलिवेशन है इसकी। आइडल फॉर ग्रोइंग राइस, शुगर केन एंड सिट्रस फ्रूट्स, जो आपको लोअर वाला जो बेल्ट है यहाँ पर जो देखने को आपको मिलता है। क्लियर? वी हैव दिस हायर सॉरी मध्य वाला है पहले, मिडल टेम्परेट जोन। तो यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, कूल विंटर्स हैं, आइडल फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, पर्टिकुलरली एप्पल एंड पियर ऑर्चर्ड्स। तो इस वाले क्षेत्र में ठंडी सर्दियों के साथ मध्यम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा वर्षा होती है। बहुत ज्यादा वर्षा कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर। फिर आपका हाई अल्पाइन जोन हो गया, जहां पर 5 से 6 महीने तक लगातार बर्फ से ही ढका होता है। ज्यादा भी कर सकते हैं, 3-4 महीने तो बेसिकली तो होता ही है, तो थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे तो ये 4-5 महीने तो बर्फ से ही ढका होता है। सपोर्ट पेस्टोरल एक्टिविटीज एंड लिमिटेड कल्टीवेशन ऑफ हार्डी क्रॉप्स। नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड ड्राई जोन, जो आपको लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर, कैरेक्टराइज्ड बाय द एरिड कंडीशंस सुटेबल फॉर बार्ले, बकबीट एंड मेडिसिनल हर्ब्स, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यही आपको इस क्वेश्चन में फिल करना है, यही लिखना है आपको। अगर जलवायु प्रभाव की हम बात करते हैं तो रेनफॉल एंड द टेम्परेचर पैटर्न वेरी शार्पली अक्रॉस दीज जोन। अब पैटर्न जो है यहाँ पर वेरी कर रहा है, वेरी शार्पली अक्रॉस दी जोन। यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, इधर कुछ और देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो हमने देखो सिंपल सी बात की, हमने 3 क्वेश्चंस की। पहला कि क्लाइमेट क्लासिफाई द रिलीफ जोन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर हमने बात की टोपोग्राफी की, वे किस तरीके से डेवलपमेंट को हिंडर कर रहा है। फिर हमने बात की कि क्लाइमेटिक जोन कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के, तो आपने बता दिया। और इन्हीं क्षेत्रों में इन क्लाइमेटिक जोन की वजह से अलग अलग चीजें, ये सारे क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड हैं। इन क्लाइमेटिक जोन की वजह से ही हमें डाइवर्स एग्रीकल्चर देखने को मिलती है, डाइवर्स पैटर्न हमें देखने को मिलता है, डाइवर्स डेवलपमेंट पैटर्न हमें देखने को मिलता है। सब चीजें इन क्लाइमेट की वजह से हो रही है, इस रिलीफ फीचर की वजह से हो रही है, टोपोग्राफी की वजह से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ डज एल्टीट्यूड वेरिएशन इन्फ्लुएंस क्लाइमेटिक और डाइवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश। यही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है कि ऊंचाई भिन्नता हिमाचल प्रदेश में जलवायु विविधता को कैसे प्रभावित करती है। जो हमने ये क्लाइमेटिक जोन देखे, ये यही कह रहा है कि ये जो एल्टीट्यूड वेरी कर रहा है, कहीं पर 350 मीटर है, कहीं पर 7000 मीटर की हाइट है हिमाचल प्रदेश में, तो ये कैसे स्टेट की क्लाइमेट को वेरी कर रहा है। यहाँ पर डाइवर्स नेचर आपको देखने को मिलता है। वी हैव लोअर एल्टीट्यूड्स। अब जो लोअर वाला एल्टीट्यूड है, जहां पर कम हाइट है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड हाई रेनफॉल सपोर्टिंग क्रॉप्स लाइक राइस एंड शुगर केन। तो इन चावल की खेती है, गन्ने जैसी फसलें जो है वो आपको लोअर वाले बेल्ट में देखने को मिलती है, जो आप ये मान लीजिए कि पंजाब वाले क्षेत्र से लगती हुई हैं। तो पंजाब वाले में आपको चावल देखने को मिलता है, वहां पर आपको गन्ने की खेती देखने को मिलती है। तो ऐसे क्षेत्र जिनकी हाइट कम है, जिसको हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी कहते हैं, जहां पर हॉट समर्स होते हैं। एक आता है मिड एल्टीट्यूड्स, मध्य ऊंचाई के क्षेत्र, जहां पर टेम्परेट क्लाइमेट है सपोर्टिंग फॉरेस्ट ऑर्चर्ड्स एंड डाइवर्स एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज हाई एल्टीट्यूड्स, जहां पर अल्पाइन एंड आर्कटिक क्लाइमेट है, लीडिंग टू स्नो कवर, ग्लेशियर्स एंड लिमिटेड वेरिएशन, जो हमने ऊपर भी देखने को ही मिला था। क्लियर? तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर
वर्ष छाया प्रभाव है, यानी कि रेन शेडो जोन है। रेन शेडो जोन यानी कि अब मान लीजिए ये पहाड़ है, इस तरफ वर्षा हो रही है, इस तरफ वर्षा हो ही नहीं रही है। ये है आपका स्पीति वाला जोन। कि स्पीति वाला जोन कैसा है, वहां पर वर्षा नहीं होती है, कम वर्षा होती है, जिससे कृषि यहाँ की प्रभावित होती है, शुष्क स्थिति यहाँ पर पैदा होती है। दिस इज रेन शेडो इफेक्ट ऑफ द इन द स्पीति डिस्ट्रिक्ट, इन द स्पीति एरिया। Wind pattern influenced by the elevation further diversify climatic zone affecting precipitation distribution। तो हवा का जो पैटर्न है, ऊंचाई के साथ आपको हवा का जो पैटर्न है वो भी चेंज देखने को मिलता है। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हाउ डज एल्टीट्यूड वेरिएशन, जो ऊंचाई है उसके कारण जलवायु में किस तरीके की विविधता आपको देखने को मिलती है। हमने कहा कि ऊंचाई भैया वेरी कर रही है 350 मीटर से 700 मीटर तक। लोअर एल्टीट्यूड है, मिड एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड है, रेन शेडो इफेक्ट हो रहा है, विंड पैटर्न है, एंड सीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, मोर प्रोनाउंस्ड एट हायर एल्टीट्यूड्स इंपैक्टिंग ग्रोइंग सीजन एंड एग्रीकल्चर साइकिल। ऊंचाई से हमें प्रभावित ये देखने को मिल रहा है कि उच्च ऊंचाई पर अधिक स्पष्ट बढ़ते मौसम और कृषि चक्रों को प्रभावित करते हैं, जो आपको सीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। दिस इज द एल्टीट्यूड वेरिएशन, कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी को हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई इज हिमाचल प्रदेश प्रोन टू लैंडस्लाइड। अब इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन आपको इतना ज्यादा देखने को क्यों मिलता है, ऐसा क्या है हिमाचल प्रदेश में। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखें, यहाँ का जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है यंग फोल्ड माउंटेन का हिस्सा ही है, यंग हिमालयन है स्लोप से, जियोलॉजिकली अनस्टेबल होगा, तो भूवैज्ञानिक अस्थिरता है। दूसरा, मानसून रेन बहुत ज्यादा हो जाती है, स्टीप स्लोप्स हैं लीडिंग टू फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड, डिफॉरेस्टेशन हम लगातार यहां पर कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, एंड डिफॉरेस्टेशन वीकन सॉइल बाइंडिंग, इंक्रीजेस लैंडस्लाइड रिस्क। फिर आपका स्नो मेल्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग इंक्रीजेस सॉइल सेचुरेशन एंड कंट्रीब्यूट टू स्लोप इंस्टेबिलिटी, जैसे कि हिमपात है, तो बसंत के दौरान मिट्टी की स्थिरता को बढ़ाता है और ढलान अस्थिरता में योगदान देता है। बसंत के दौरान में, स्प्रिंग के दौरान आप पिघलने, अब जो है स्नो जो है अब मेल्ट हो रही है, तो स्नो जैसे मेल्ट होगी, पानी रिसता जाएगा, तो आगे जा करके वो लैंडस्लाइड क्रिएट करेगा। साथ ही साथ में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे आपको इरेटिक रेनफॉल पैटर्न देखने को मिल रहा है। इरेटिक का मतलब हो गया अनियमित तरीके से वर्षा आपको देखने को मिलती है, कि कभी वर्षा जिस समय होती नहीं थी उस समय आपको वर्षा देखने को मिल रही है। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है नियर रिवर्स एंड स्लोप्स विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, एम्पलीफायर्स वल्नरेबिलिटीज लीडिंग टू द मोर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आप कुल्लू में सेंज वैली वाला एग्जांपल ले सकते हैं, या कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जहां पर वैली, जहां पर नदियों के किनारे, रिवर्स के किनारे जहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, अनप्लान कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, या नदियों के किनारे में नहीं, इधर उधर देख लीजिए, शिमला एग्जांपल ले लीजिए आप, शिमला, तो अनप्लान कंस्ट्रक्शन यहां पर भी हो रहा है। बिल्डिंग इतनी ऊंची बनाई है जो वल्नरेबल है टू द लैंडस्लाइड और फ्रीक्वेंट जो आपको अर्थक्वेक देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है उससे। तो यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक प्रोन नहीं है, ना ही वो लैंडस्लाइड प्रोन है, क्योंकि भूमि उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो ये सारे एग्जांपल है व्हाई हिमाचल प्रदेश इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द की नेचुरल हजार्ड इन हिमाचल प्रदेश एंड देयर इम्पैक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको वो और ज्यादा इंपैक्टफुल तरीके से लिखना है। आपको कुछ भैया कहानी नहीं लिखनी है मेंस में, ठीक है, कहानी वाला अवॉइड कीजिएगा कि आप कहानी पर ज्यादा फोकस करें। फोकस ऐसा करें कि लिखें कम लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा दे दें, इम्पैक्टफुल हो वो इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं हो कि एक कहानी आपने बना दी कि भैया हिमाचल प्रदेश ऐसा ऐसा यहाँ पर बहुत सारे हजार्ड आते हैं, ठीक है, हाल में हमने को ये देखने को मिला, ये देखने को मिला, ये हम क्वेश्चन क्या है कि नेचुरल हजार्ड इन हिमाचल प्रदेश, वही पूछा गया है। अर्थक्वेक है, सिस्मिक जो एक्टिविटी है, कॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज एंड रिस्क लाइफ, आपको ये मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश कौन से जोन में आता है। वी हैव लैंडस्लाइड, हर साल देखने को मिलता है, कहाँ का, फॉर एग्जाम्पल वी हैव फ्लड्स, कहाँ पर आपको हाल में देखने को मिली, जो जान माल का खतरा उससे हुआ, कितनी डेथ हुई यहाँ पर, 10,000 करोड़ के समथिंग इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। फॉरेस्ट फायर्स हैं, वी हैव अवलांचेस, वी हैव क्लाउड बर्स्ट। तो ये सारी चीजें हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेचुरल हजार्ड इन हिमाचल प्रदेश, और उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट द मेजर वेजिटेशन जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऊपर क्या देखा हमने, एक क्लाइमेटिक जोन, ये क्या है, ये बोल रहा है अब मेजर वेजिटेशनल जोन। तो वेजिटेशन कौन कौन सी है हिमाचल प्रदेश में, जो वनस्पति क्षेत्र हैं उनके बारे में हमें बताना है। अब वनस्पति क्षेत्र कौन कौन से हैं, अब ध्यान से रखिएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आ जाए। वी हैव फर्स्ट ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो
तो ये कांटेदार वन कहाँ पर मिलते हैं आपको? निचली जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों में झाड़ियां और झाड़ियों के साथ पाए जाते हैं जो शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। फाउंड इन द लोअर शिवालिक, जो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट है वो कहाँ पर मिलते हैं आपको? लोअर शिवालिक में, पहली चीज। दूसरा, उपोष्ण कटिबंधीय वन, जिनकी जैसे कि आपका चीड़ देवदार के जो पन हो गए या पर्णपाती पेड़ हो गए जिसे हम कहते हैं चेरपाइन एंड डिसोडियस ट्रीज, ये मिलते हैं आपको लगभग 1500 मीटर की हाइट पर, सपोर्टिंग डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। तो चीड़ के जो वन होते हैं जहां पर धूप बहुत ज्यादा तेज लगती है, वहां पर आपको ये वन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। अब वेट की बात की गई, इसका मतलब यहाँ पर वर्षा भी होती होगी, ठीक है, वर्षा तो होती होगी। तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ओक, देवदार, केल जो फॉरेस्ट है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 1200 से लेकर के 3600 मीटर की हाइट पर आपको देखने को मिलते हैं। इट इज क्रूशियल फॉर टिम्बर एंड कंजर्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शिमला वाली हाइट में आप देख लीजिए जहां पर आपको इस तरीके के कैल, देवदार या ओक के जो फॉरेस्ट हैं यहां पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब अल्पाइन फॉरेस्ट। सब अल्पाइन फॉरेस्ट यानी कि ये उप अल्पाइन फॉरेस्ट जो लगभग 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलते हैं। बेच हो गया, रॉन्ड्रोडेंड्रॉन हो गया, बुरांश का जो पेड़ है वो आपको देखने को मिलता है 3500 मीटर की हाइट पर, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर ये यूनिक स्पीशीज। फिर आता है अल्पाइन पेस्चर यानी कि अल्पाइन चरागाह, जैसे कि किन्नौर वाला, लाहौल स्पीति वाला, यूज फॉर ग्रेजिंग एंड सपोर्टिंग मेडिसिनल प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट है टिम्बर एंड मेडिसिनल प्लांट। These zones are crucial for timber, medicinal plant and tourism, contributing to economy and biodiversity conservation. तो टिम्बर एंड मेडिसिनल प्लांट, ये जोन जो है, चाहे वो टिम्बर हो, मेडिसिनल प्लांट हो, टूरिज्म हो, बायोडाइवर्सिटी हो, सब चीजों के लिए ये जरूरी है। ये फॉरेस्ट जो वेजिटेशनल जोन है ये काफी जरूरी है। अब देखो सारी चीजें रिलेटेड हैं आपस में। हमने कहा, हमने बात की क्लाइमेट की, हमने बात की डिफरेंट डिफरेंट जोन की, हमने बात की टोपोग्राफी की। तो टोपोग्राफी डिफरेंस क्या, रिलीफ फीचर की हमने बात की, तो यही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट को, यही कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके जो वेजिटेशनल जोन है उनके लिए। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, बस आपने इसको डिफरेंशिएट करना है थोड़ा बहुत एग्जाम में जो क्वेश्चन में पूछा गया हो, बस सारी चीजें इकट्ठा मत कर देना है। व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द थ्रेट्स टू द वेजिटेशनल डाइवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन कौन से थ्रेट्स हैं? एक हमारे पास सिंपल सा क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, एक्सोटिक स्पीशीज होगी, जैसे लाइक लंटाना कैमेरा एंड द ब्लू पाइन रिप्लेसेस नेटिव प्लांट्स, अल्टरिंग इकोसिस्टम। जो ये विदेशी प्रजातियां हैं ये क्या कर लेती हैं, जो बायोडाइवर्सिटी, जैसे पेड़ पौधे हैं कुछ लगे हुए, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, उनको ओवरटेक कर लेती हैं और ये फैल जाती हैं थोड़े समय में ही, ठीक है। तो लंटाना कैमेरा एंड ब्लू पाइन की तरह देशी पौधों की जगह लेते हैं और पारिस्थितिक तंत्र तो बदलते हैं। फॉरेस्ट फायर है, ओवरग्रेजिंग है, इलीगल लॉगिंग है, अवैध जो कटाई की जा रही है। तो ये सभी चीजें यहाँ की वेजिटेशनल या वनस्पति विविधता के लिए खतरे हैं। क्वेश्चन पूछा गया वेजिटेशनल डाइवर्सिटी को खतरे क्या है। अब इसमें यह मत बताने लग जाना कि भैया ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ये क्वेश्चन है मेजर वेजिटेशनल जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या उनको थ्रेट्स हैं, इसी क्वेश्चन से ही रिलेटेड उनको क्या थ्रेट्स हैं। हमने बता दिया, ये क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन है, एक्सोटिक स्पीशीज है, फॉरेस्ट फायर है, ओवरग्रेजिंग है एंड इलीगल लॉगिंग है। क्वेश्चन आपका 8 नंबर का कंप्लीट हो गया। कुछ आपको ज्यादा बताने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन इसमें, आप एग्जाम्पल इसमें मेंशन कर सकते हैं ना, एग्जाम्पल तो आप खुद से मेंशन कर सकते हैं। फॉरेस्ट फायर आपको कहीं पर देखने को मिली जहां बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर देखने को है, ओवरग्रेजिंग है, इलीगल लॉगिंग है, साथ में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर में। अगर आपको आते हैं या तो ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन तक ही सीमित रहते हैं तो आपको नंबर मिलने की संभावना अच्छी खासी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एग्जामिन द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन डाइवर्सिफाइंग एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कृषि विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप एक है, दूसरे वाला क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट वो अलग है, उसकी बात हम करेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में कृषि के विविधीकरण में औषधियों और सुगंधित पौधों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचएस में ये पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको ना पता हो तो इसको ध्यान रखें कि एचएस में ये पूछा गया है। अब मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स ऑफर हाई वैल्यू क्रॉप एंड ग्रोइंग डिमांड इन द फार्मा एंड कॉस्मेटिक्स। अब फार्मा इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में, सोलन वाला जो एरिया है, बद्दी वाला एरिया है, फार्मा जो इंडस्ट्री है वहां पर पूरी तरीके से सेटअप है और इसकी वैल्यू भी हाई है। हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं दवाइयां, क्लियर। तो ये कैसे जा करके, इनका रोल क्या है वो हमें डिस्कस करना है। तो रोल की बात करेंगे। सेफ्रॉन कल्टीवेशन है जो आपका चंबा में है, कुल्लू में है, जहां पर सेफ्रॉन कल्टीवेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उनको अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है, तो खेतों जब उगा रहे हैं तो किसानों की आय बढ़ती है। लेवेंडर, रोजमेरी एंड आंवला कल्टीवेशन आर गेनिंग पॉपुलैरिटी ड्यू टू द क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी। ये जो
इनकी जो खेती है, आंवले की खेती हो गई, लेवेंडर हो गया, रोजमेरी हो गया, जलवायु उपयुक्तता इन्हें यहाँ पर देखने को मिलती है और उसके कारण लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी अब बढ़ रही है। धीरे धीरे किसान इसको और ज्यादा उगा रहे हैं। द स्टेट एक्सपोर्टेड हर्बल प्रोडक्ट्स कितने के लगभग, एग्जाम्पल दे दीजिएगा, लगभग 40 करोड़ के इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड प्रमोट एग्रो इंडस्ट्रियल लिंकेज फॉर प्रोसेसिंग हर्बल्स। हर्बल उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए कृषि औद्योगिक संपर्क को बढ़ावा देता है। फार्मर इन चंबा एंड द कांगड़ा आर अडॉप्टिंग कल्टीवेशन सपोर्टेड बाय द टिश्यू कल्चर लैब्स। तो यहाँ पर भी चाहे वो चंबा हो, चाहे वो कांगड़ा हो, चाहे वो आपका कुल्लू हो, यहाँ पर अब धीरे धीरे लोग हैं इस तरीके के हाई वैल्यू क्रॉप्स का उत्पादन कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर जो प्रयोगशालाएं हैं, इससे उनको समर्थन मिल रहा है। तो आप मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंट्रूजन ऑन एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वन्य जीव जो घुसपैठ है, इनका क्या है? जैसे बंदर हो गया, जंगली सुअर हो गया। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अगर आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का हिमाचल प्रदेश पर क्या इफेक्ट हो सकता है? ओवर 1.71 lakh farmer had adopted zero budget natural farming covering कितने लगभग हेक्टेयर, लगभग 9464 हेक्टेयर। लोअर इनपुट कॉस्ट आती है इसमें, वाइल मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है, सॉइल फर्टिलिटी ठीक रह रही है इससे, ठीक है। मिट्टी को उतनी ज्यादा जो मिट्टी की उर्वरकता है या जैव विविधता है उसको बनाए रखते हुए कम लागत पर आप इसको उगा सकते हैं, आप ये खेती कर सकते हैं। इनकरेजेस यूजेस ऑफ द काउ डंग एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स फॉर इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। तो पारिस्थितिक लाभ के लिए गाय के गोबर और प्राकृतिक कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहन देता है। प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन द फार्मिंग कम्युनिटीज थ्रू लोकल रिसोर्सेज। जो स्थानीय संसाधनों के माध्यम से कृषक समुदाय में आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। ये रिक्वायर्स ग्रेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू स्केल एडप्शन फर्दर। और इस तरीके से एज ऑफ द स्टडी देयर इज अ स्टडी दैट सेज दैट 25% इंक्रीज इन द फार्मर इनकम फ्रॉम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो 25% की वृद्धि हुई है। अब देखिए इससे वृद्धि भी हो रही है इनकम में, साथ ही साथ में आपकी जो मिट्टी है वो भी ठीक रह रही है, आपका जो इनपुट है इसमें वो भी कम लग रहा है, तो बेनिफिशियल ही हो गए ना फिर ये जाकर के। एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीसी कल्चर इन द हिमाचल प्रदेश रूरल इकोनॉमी। अब पीसी कल्चर यानी कि जब आप मछलियों का उत्पादन कर रहे हैं, मछलियों का ये कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मछलियों से संबंधित जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं उसे कहते हैं आप पीसी कल्चर। तो वो कैसे हिमाचल के लोगों की इकोनॉमी को बढ़ा रही है धीरे धीरे। इतने जो फिशरमैन है, लगभग 6020 फिशरमैन द स्टेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द रिजर्वायर फिशरीज फॉर देयर लाइवलीहुड। लगा ये इस पर डिपेंडेंट है। रिजर्वायर फिशरीज प्रोड्यूस ओवर 17,136 मीट्रिक टन ऑफ द फिश इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ट्राउट फिश इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको गवर्नमेंट स्कीम इसके लिए ला रही हैं, कहाँ पर ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि कुल्लू हो गया, बिलासपुर हो गया, चंबा हो गया, टूरिज्म को बूस्ट करता है, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ना इस पर फोकस किया जाए। नेक्स्ट इज डिस्कस द सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू द हिमाचल प्रदेश ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, दैट इज जीएसवीए, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। अलग अलग सेक्टर का किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है जीएसवीए का। जीएसवीए, ठीक है, जीएसवीए क्या हुआ आपका? सकल राज्य मूल्य वर्धित, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो सकल घरेलू उत्पाद से डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं हर एक सेक्टर की। तो स्पेसिफिक सेक्टर की बात कर रहे हो या प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी हाल ही में अपना इकोनॉमिक सर्वे था, तो उस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आप देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट किया 14.1% टू जीएसबीए, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला, दैट इज -2.2। द सेकेंडरी सेक्टर जो बढ़ा 9.3%, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 42.4%, ड्रिवन बाई कंस्ट्रक्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग। अभी वाले इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमें देखें तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, सेकेंडरी सेक्टर वो थोड़ा सा उसमें आपको वृद्धि देखने को मिली और कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है 42.4%। द टर्शरी सेक्टर, इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली 7.4% की, और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है इसका? तो टोटल कंट्रीब्यूशन इसका 43.5%, which is the highest among three sectors, which is the highest टर्शरी सेक्टर। एंड एग्रीकल्चर एम्प्लॉइज, अब देखो जो प्राइमरी सेक्टर है, अब प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉइज 58.71% ऑफ वर्कफोर्स, व्हाट अकाउंट्स ओनली फॉर लगभग 13.57%। सिर्फ एग्रीकल्चर की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्राइमरी सेक्टर की बात की गई है।
तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात हो रही है। तो दोनों में डिफरेंस है, देखो 13.57 का, यहाँ पर 14.1 का, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉइज 58.71% ऑफ द वर्कफोर्स बट अकाउंट्स फॉर ओनली 13.57 ऑफ द जीबीए। कि भैया यहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रछन्न बेरोजगारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जो बेरोजगार हैं तो घर में काम ही कर रहे हैं, तो वो कैसी हुई है, प्रछन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं। जबकि सेकेंडरी एक्टिविटीज particularly manufacturing and the construction offer potential for the workforce allocations, reallocations, and economic planning should focus on the reducing primary sector dependency by encouraging industry and services। तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम इंडस्ट्री और सर्विसेज पर ज़्यादा फोकस करें और यहाँ के यूथ को अपॉर्चुनिटी दें जॉब करने की या एम्प्लॉयमेंट प्रदान करें उनको, क्योंकि डिपेंडेंसी किस पर है, एग्रीकल्चर पर पूरी की पूरी हो रही है। एग्जामिन द रीजन बिहाइंड हिमाचल प्रदेश डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर डिस्पाइट इट्स लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीएसडीपी। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जीएसडीपी जो हमने ऊपर भी देखा कि जीवीए हो चाहे तो जीएसडीपी या आप जीडीपी भी आप कहें, एस यानी कि स्टेट के लिए लगाया गया है। तो जीडीपी में हिमाचल प्रदेश की जीडीपी के सीमित योगदान के बावजूद कृषि पर निर्भरता के कारणों का परीक्षण कीजिए कि भैया हम ज्यादातर कृषि पर ही डिपेंडेंट क्यों हैं, ऐसा क्या है ना, रीजन हमने उसके पीछे जानने हैं। रीजन क्या है, देयर आर मैनी रीजंस। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज इतना जो हमने ऊपर भी देखा अभी 13.57 ऑफ द जीएसबीए। लिमिटेड इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी है इन द रूरल एरिया, सस्टेन रिलायंस ऑन द ट्रेडिशनल फार्मिंग। अब गांव में जाइए, कहां पर इंडस्ट्री सेटअप है, इंडस्ट्री का अगर सेटअप हो जाएगा तो भैया शिमला आना पड़ेगा उनको, सोलन जाना पड़ेगा। तो यही मेन जो इंडस्ट्रियल हब है यही है, इसके अलावा तो कहां पर है ना। बद्दी जाएंगे, नाहन जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे एरिया में जाएंगे थोड़ा सा। तो हिमाचल प्रदेश में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम किया जाए, तो फिर वो ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरफ रुक कर लेते हैं कि भैया बाहर जाने से अच्छा है तो यहीं पर कमा लिए जाए, घर में भी रहेंगे, है ना। बाहर जाकर कितनी सैलरी मिल जाएगी, 15,000 मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा, रहने का खर्चा, सब चीज़ें खाने वगैरह का खर्चा तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे अच्छा कि ट्रेडिशनल फार्मिंग ही कर लें। देयर इज ऑल्सो कल्चरल प्रेफरेंस फॉर द स्मॉल स्केल फार्मिंग एंड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर परसिस्ट। अब जो छोटे पैमाने पर खेती और निर्वाह कृषि के लिए सांस्कृतिक प्राथमिकताएं बनी हुई हैं कि भैया छोटे अभी ये बना हुआ है कि भैया घर पे काम कर लो, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है ना, खाना पीना तो यही करना ही है और क्या ही जीवन में कर लेंगे, तो वो कल्चरल प्रेफरेंस हो गई। इरिगेशन कवर्स ओनली 21.18 ऑफ द कल्टिवेबल लैंड, रिस्ट्रिक्टिंग प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स। तो इस पर ही डिपेंडेंस हो गया कि भैया इरिगेशन जो ये है या कहें सिंचाई जो है वो केवल और केवल 21.18% पर है, जिससे उत्पादकता में सुधार सीमित होता है। दूसरा है जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक हिमकेयर एंड प्राकृतिक खेती योजना, तो ये लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करती है, आप कृषि कीजिए। और भी आप गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं कि यूथ को ये अपनी तरफ खींचती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर बल दे सकते हैं। सीजनल हॉर्टिकल्चर जैसे एप्पल हो गया, सेफ्रॉन हो गया, एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स सपोर्ट फार्मर्स इनकम रिड्यूसिंग माइग्रेशन। तो ये इस तरीके से बाहर की तरफ नहीं जाते हैं और उनकी डिपेंडेंसी बनी रहती है एग्रीकल्चर पर। और भी आप दे सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके पास अच्छे खासे उदाहरण हैं, तो आप उनको भी दे दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में इन हिमाचल प्रदेश, जो नेशनल एवरेज से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम के लिए अभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्सेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द हाइड्रो पावर इन हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू जनरेशन, व्हाट चैलेंजेस डज द सेक्टर फेस। हो सकता है हाइड्रो पावर से कुछ एक क्वेश्चन आ जाए। तो ये हाइड्रो पावर जो है हिमाचल प्रदेश में आपको किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये हिमाचल प्रदेश प्रोड्यूसेस 10,519 मेगावाट ऑफ द हाइड्रो पावर। कितना अकाउंट करता है वो, लगभग कितना कंट्रीब्यूट करता है, 26.8% ऑफ इंडिया टोटल पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। देयर आर सम चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज है, वाटर फ्लो ये अलग अलग हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सीजनल एनर्जी प्रोडक्शन होता है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट। सीजनल टूरिज्म इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब टूरिज्म जो है, सीजनल टूरिज्म जो है, आपको कभी कभी आजकल के टाइम पीरियड में आपको देखें कभी कभी सीजन चला हुआ है टूरिज्म का, कभी टूरिज्म में हमें देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। देयर इज अ सीजनल इन्फ्लक्स। तो हमें टैकल करना पड़ेगा इस चीज को भी कि हिमाचल प्रदेश में जब इसका हिस्सा है 7% के आसपास है लगभग टू द स्टेट जीडीपी, विद 1.06 करोड़ टूरिस्ट विजिटिंग बाय जून 2023, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, आप अभी वाला देख लीजिएगा।
तो सीजनल इन्फ्लक्स सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट इन द हॉस्पिटैलिटी एंड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अब लोगों को कोई आ रहा है तो गाड़ी में जाएगा, है ना, टैक्सी वाले, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गए, जैसे होटल्स हो गए, तो होटल्स में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। ऑफ सीजन लेड टू द इनकम गैप्स एंड अनयूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो होटल्स बने हुए हैं वहाँ पर एक सीजन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एक सीजन में ऑफ चल रहा है। ओवर क्राउडिंग ड्यूरिंग पीक्स स्ट्रेसेस नेचुरल रिसोर्सेज इन द सर्विसेज। प्रमोट ईयर राउंड टूरिज्म बाय एडवेंचर स्पोर्ट्स, विंटर फेस्टिवल्स हो गए, इको टूरिज्म है। तो हमें ये देखने को मिलते हैं कि ये इस तरीके से खेलों के माध्यम से हम साल भर पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। डेवलपमेंट सस्टेनेबल टूरिज्म लाइक रोप वे एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स टू सपोर्ट टूरिज्म। तो और क्या किया जा सकता है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, आप अपनी जगह पर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट मेजर टू मिटिगेट इट्स इफेक्ट्स। आपको बताना है, आपको ये नहीं बताना है गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, जैसे नई राह नई मंजिल गवर्नमेंट ने किया हुआ है, आपको ये बताना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ द इको टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश, हाउ कैन बी इट प्रमोटेड सस्टेनेबली। इको टूरिज्म की बात की जाए, जैसे कि आपका ग्रेट नेशनल पार्क है, पोंग लेक हो गया, कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव जनरेट लोकल एम्प्लॉयमेंट इन द प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज। तो इको टूरिज्म यहाँ के इन्वायरमेंट को देखने के लिए आ रहे हैं, पोटेंशियल है, तो उसको सस्टेनेबल तरीके से कैसे और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। आप यहाँ पर और ज़्यादा मेंशन ये कर सकते हैं कि कौन कौन से एरिया इको टूरिज्म पर फोकस्ड हैं। चाहे आप शिमला वाला एरिया ले लीजिए, ये नेशनल पार्क्स ले लीजिए जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इको फ्रेंडली लॉगिंग हो गया एंड विजिटर कैपेसिटी लिमिट्स हो गया। हिमोजा ग्रीन इनिशिएटिव सच एज ई व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी कैन अलाइन विद इको टूरिज्म एंड डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स कैन अट्रैक्ट एनवायरमेंटली कॉन्शियस ट्रेवलर्स। जो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से इनको आकर्षित किया जा सकता है। इंटीग्रेटिंग एग्रो टूरिज्म एंड एडवेंचर टूरिज्म डाइवर्सिफाई द टूरिज्म पोर्टफोलियो सस्टेनेबली। कृषि पर्यटक हो गया, साहसिक पर्यटन हो गया, इन सबको और ज़्यादा इंटीग्रेट किया जा सकता है। और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं किस तरीके से लोगों को अवेयर करवाया जा सकता है, अवेयरनेस कैंपेन थोड़े बहुत चला सकते हैं। ठीक है, जो भी टूरिज्म के लिए अभी जो भी सेटअप लगा होता है ना, क्या कहते हैं उनको, टूरिज्म यूनिट्स होती हैं जो पैकेज वगैरह सेट करती हैं, उनको और ज़्यादा अवेयर करवाया जा सकता है। क्लियर? Why is the skill development crucial for improving employability in Himachal Pradesh? Discuss a major constraints. तो this is not important for the allied, तो आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं वैसे। Evaluate challenges of urbanization in Himachal Pradesh, hilly terrain। जो urbanization हो रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि भाई अर्बनाइजेशन जो हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, उससे क्या हो सकता है। जो स्टीप टेरेन्स हैं यहाँ पर, रिस्ट्रिक्ट सिटी एक्सपेंशन एंड मेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्टली। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उससे ओवर क्राउडिंग हो रही है, जैसे शिमला वाले इलाके में, लीडिंग टू द रिसोर्स डिप्लीशन, वेस्ट मैनेजमेंट और पोल्यूशन, स्ट्रेस स्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है अर्बन एरियाज में। लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलता है लगातार फिर इनकी वजह से, एंड नेचुरल कैलेमिटीज डिस्टर्ब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग मानसून, जैसे शिमला में। सॉल्यूशन इंक्लूड promoting satellite towns, ropeways and vertical housing, smart city initiative in हिमाचल जो आपका शिमला में है, धर्मशाला में है, that can also improve the urban planning and sustainability. So these can be the example of these some of the initiative that can be taken to challenge the urbanization in हिमाचल प्रदेश। और हिली टेरेन है यहाँ पर, तो उसको टैकल करने के लिए हमें कुछ ऐसी सुविधाओं के बारे में जिक्र करना पड़ेगा। ठीक है, तो these are the 20 questions in the first video, rest we will discuss in the नेक्स्ट क्लास। तो अब आज के लिए हमने क्या देखा, देखो हमने रिलीफ फीचर के बारे में देखा, हमने टोपोग्राफी के बारे में देखा, हमने देखा क्लाइमेटिक जोन कौन से हैं, हमने देखा एल्टीट्यूड वेरिएशंस कैसे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रही है, हमने देखा कि लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, हमने देखा नेचुरल हजार्ड कौन कौन से आते हैं हिमाचल प्रदेश में, वेजिटेशन जोन कौन कौन से हैं, वेजिटेशन जो डाइवर्सिटी है वो कैसे थ्रेट हो रही है, के लिए क्या वनस्पति विविधता के लिए क्या खतरे हैं, मेडिसिनल जो प्लांट है और एरोमेटिक प्लांट है उनका क्या रोल रह सकता है इन डाइवर्सिफाइंग एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। वाइल्ड लाइफ इंट्रूजन है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था आपका। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, तो वैसे आपको पता है, लेकिन कैसे वो वृद्धि कर सकता है इकोनॉमी में। कंट्रीब्यूशन क्या है पिसिकल्चर का, और साथ ही साथ में जीएसबीए के बारे में हमने देखा, कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स टू द जीएसबीए। एंड वी हैव डिस्कस्ड आल्सो द एक्सेस रीजन बिहाइंड द हिमाचल प्रदेश डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, जिसका बट इसका लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी के लिए। ठीक है, लेकिन हम डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा रह रहे हैं एग्रीकल्चर पर। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड दैट सिग्निफिकेंस ऑफ द हाइड्रो पावर इन हिमाचल प्रदेश और रेवेन्यू के लिए कैसे ये कंट्रीब्यूशन करता है। टूरिज्म का इम्पैक्ट क्या है,
आपको बताना है कि सीजनल जो टूरिज्म है उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। वी हैव पोटेंशियल ऑफ इको टूरिज्म, कैसे उसे हम सस्टेनेबल तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी, नॉट इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड द कस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश मॉडर्नाइजेशन में। ठीक है, और फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये PDF हम आपको कोर्स में ऐड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।